प्रतिदिन की तरह आज फिर से जो है लूसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक से जो है प्राचीन भारत यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री को देखेंगे। अब देखिए एंशिएंट हिस्ट्री का जो है आज क्लास जो होने वाला है वो 4 नंबर का क्लास होने वाला है। आप यदि इससे पीछे का क्लास देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर लूसेंट एंशिएंट हिस्ट्री करके जो है एक प्लेलिस्ट बनाया गया है। उस प्लेलिस्ट में जा कर के जो है इस वीडियो को देख सकते हैं, पीछे की वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं महाजनपद का उदय और वैदिक काल को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, आप यदि किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, जैसा कि एसएससी यूपीएससी का तैयारी करते हैं, बिहार एसआई यानी कि बिहार दरोगा का तैयारी करते हैं, या रेलवे का तैयारी करते हैं, या बैंकिंग का करते हैं, या क्या कहते हैं बिहार टीचर यानी कि TRE 4 का तैयारी करते हैं, तो उस सारे एग्ज़ामों के लिए जो है यह वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। आप यदि लूसेंट्स का मॉडर्न हिस्ट्री का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर लूसेंट्स मॉडर्न हिस्ट्री करके जो है एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सारा मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो डाला गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, आज हम लोगों को पढ़ना है वैदिक सभ्यता, यानी 4 नंबर से जो है वैदिक सभ्यता को पढ़ना है। वैदिक सभ्यता में क्या है कि सिंधु सभ्यता के बाद के काल को वैदिक सभ्यता में पढ़ा गया है। सिंधु सभ्यता के बाद के काल को किस में पढ़ा गया है, वैदिक सभ्यता में पढ़ा गया है। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में करा गया है। एक तो ऋग्वेद काल का, जो ऋग्वेद काल जो है वह 1500 ईसा पूर्व से लेके जो है 1000 ईसा पूर्व तक चलता है, और उत्तर वैदिक काल दूसरा विभाजन किया गया है। तो 1000 से 6000 ईसा पूर्व के समय को उत्तर वैदिक कालों में पढ़ा गया है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आर्य सर्वप्रथम कहाँ पहुँचे थे भारत, तो वह पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान जो है मध्य एशिया को माना था। तो ये सारे पॉइंट्स जो है एग्जाम दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। और क्या कहते हैं लूसेंट्स में तो फैक्ट दिए गए हैं, तो इन सारे फैक्ट को बार बार याद रखने के लिए बार बार रिवीजन करना होगा, उसके बाद जा कर के जो है ये सारे फैक्ट आपसे याद हो पाएंगे और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन पाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आर्यों द्वारा जो था निर्मित सभ्यता क्या था, वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्य जो सभ्यता को बनाया उस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहलाता है। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, आर्य जी के बारे में पढ़ेंगे। और वैदिक सभ्यता में कब से कब तक समय को पढ़ेंगे, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के समय को पढ़ेंगे। और वैदिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया है, याद रखना है। अब देखिए नोट में क्या दिया गया है, आर्य शब्द का अर्थ होता है भाषा समूह को इंगित करना। भाषा समूह को इंगित करना आर्य शब्द का अर्थ होता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया गया है, ऊपर में यहाँ से है वैदिक काल का, इससे ऊपर सिंधु सभ्यता का था। अब देखिए यहाँ पॉइंट क्या दिया गया है कि आर्य के जो प्रशासनिक इकाई जो थे, आर्य के जो प्रशासनिक इकाई को आरोही क्रम में इन 5 भागों में बंटा था। आर्य के जो प्रशासनिक इकाई थे कुछ 5 भागों में आर्य ने बांटा था। एक तो कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र, इस तरह कुछ करके 5 भागों में बांटा था। अभी हम लोगों का किस प्रकार से है, पंचायत है, जिला परिषद होता है, उसके बाद क्या कहते हैं विधानसभा होता है, उसके बाद लोकसभा होता है। लेकिन ये सब पहले कैसे बांटते थे, कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र, इन 5 भागों में बांटा था। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, विष का प्रधान विषपति। देखिए ग्राम का मुखिया कौन होता था, ग्रामीणी, ग्राम का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था, और विष का जो प्रधान था विषपति कहलाता था, और जन के शासक राजन कहलाते थे। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ क्या है कि राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेना क्या थे, प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि सूत, रथकार एवं कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या जो है राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पूरब दुर्गपति एवं अस्वस्थ जनता की गतिविधि को देखने वाले गुप्तचर होते थे। पूरब संस्था था, जो दुर्गपति एवं अस्पष्ट भी एक संस्था था, जो गतिविधि को देखने वाले क्या थे, यह गुप्तचर होते थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र जो था यह अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था, उग्र अपराधी को पकड़ने का कार्य करता था।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है नोट में कि ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट सभा, ये सभा और समिति वाला जो पॉइंट है एग्जाम दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। सभा एवं समिति जो है राजा के सलाह देने वाली संस्था थी। कई बार यह पॉइंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सभा एवं समिति क्या थी? राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी। स्त्रियां जो है सभा में भी और समिति में भी भाग ले सकती थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ गायों की क्या थी? खोज थी। इसलिए किया गया था क्योंकि आर्य जो भारत आए थे वो गाय को चराते हुए भारत पहुंचे थे। तो जब गाय को चराते हुए भारत पहुंचे थे तो किसी भी आर्य का यदि गाय खो जाता था या किसी भी प्रकार का गाय के कारण ही युद्ध होता था, इसलिए गविष्टि शब्द का वहाँ प्रयोग करा गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 10 राज्य युद्ध का उल्लेख जो है 10 राज्य युद्ध का उल्लेख किसमें मिला है? ऋग्वेद के 7वें। यह भी एग्जाम दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। 7वें मंडल में है। यह युद्ध जो है पुरुषनी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास जो था विजय हुआ था। तो याद रखना है, यह एग्जाम दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ऋग्वैदिक समाज जो था 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन जो था व्यवसाय पर आधारित था। अभी का जो विभाजन है वह जाति पर आधारित है ना, रंग भेदभाव जाति कास्ट पर आधारित है। लेकिन पहले भी ब्राह्मण होता था, क्षत्रिय होता था, वैश्य होता था, शूद्र होता था। लेकिन यह पहले जो विभाजन होता था व्यवसाय पर, बिजनेस पर आधारित होता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषोक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, यह भी एग्जाम दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए यहाँ जो है कुछ पॉइंट दिए गए हैं। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? तो 108 है। महापुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ ऋग्वेद के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से ब्राह्मण जो निकले। ऋग्वेद के 10वें मंडल में यहाँ से जो ये पॉइंट था इसका चर्चा, यहाँ देखिए ये वाला पॉइंट था ना, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुषोक्त में चतुवर्ण का उल्लेख मिलता है। चतुवर्ण मतलब ये जो क्या कहते हैं 4 वर्ण में जो विभक्त थे ऋग्वेद का समाज, इसका बात करा जा रहा है। चतुवर्ण मतलब 4 वर्ण। अब देखिए इन 4 वर्णों का उत्पत्ति कैसे हुआ है यह बताया जा रहा है। यहाँ देखिए उत्पत्ति कैसे हुआ है। देखिए यह सारी बात ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। देखिए ब्राह्मण जो है यह परम पुरुष के मुख से उत्पत्ति हुआ है, क्षत्रिय इनकी भुजाओं से, वैश्य इनकी जांघों से, शूद्र इनकी पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ऐसा ऋग्वेद के 10वें मंडल में लिखा गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आर्यों का जो समाज था वह किस प्रकार का था? पितृप्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। नेक्स्ट पॉइंट जिसका मुखिया पिता होता था, यानी कि समाज परिवार का जो मुखिया होता था वह उसमें पिता होता था, जिसे क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्त्रियां जो थी इस काल में सिंधु से, देखिए यहाँ क्या है कि आर्य समाज जो थे पितृप्रधान थे, लेकिन सिंधु सभ्यता जो थे वह क्या थे? सिंधु सभ्यता जो थे मातृसत्तात्मक समाज थी। याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ क्या है कि स्त्रियां इस काल में जो है अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन यहाँ नहीं था। किसमें? वैदिक काल में जो है बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी। नेक्स्ट पॉइंट है स्त्रियां जो थी शिक्षा ग्रहण करती थी ऋग्वैदिक काल में, और ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आप्ला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्री का जो है वर्णन है। गार्गी याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जीवन भर जो है वो अविवाहित रहने वाली महिला को ऋग्वैदिक काल में जो है अमाजू कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि जीवों को पार्जन के लिए वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक
उपाध्याय, अध्यापक। वेद और वेदांग जो पढ़ाने वाले अध्यापक होते थे ऋग्वैदिक काल में, उसे क्या कहा जाता था? उपाध्याय कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि आर्यों का मुख्य पेय क्या था? आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ जो था वह सोमरस था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था, और यह वनस्पति से बनाया जाता था। सोमरस जो था वनस्पति से बनाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, आर्य मुख्यतः तीन प्रकार के वस्त्र का उपयोग करते थे। एक तो वास, दूसरा अधिवास, तीसरा उष्णिस प्रकार का वस्त्र। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी। और नेक्स्ट पॉइंट, महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। महर्षि कणाद को क्या कहा गया है? भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? तो आर्यों के मनोरंजन के जो मुख्य साधन थे वो क्या थे? संगीत थे, रथ दौड़ था, घुड़दौड़ था एवं धूत कीड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट, आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वह पशुपालन एवं कृषि था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि गाय को अघन्या कहा जाता था। अघन्या का अर्थ क्या होता था? कि न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था गाय को। और गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आर्यों का प्रिय पशु क्या था? तो आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। एवं सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो आर्य का सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। नेक्स्ट पॉइंट, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु जो था वह किस प्रकार की धातु? लोहा था, जिसे क्या कहा जाता था? श्याम अयस्क कहा जाता था। लोहा को श्याम अयस्क कहा जाता था। आर्यों के द्वारा लोहा को श्याम अयस्क कहा गया। और आर्य के द्वारा तांबा को क्या कहा गया? तो लोहित अयस्क कहा गया। आर्य को जो है, आर्य के द्वारा लोहा को क्या कहा गया? लोहा को श्याम अयस्क कहा गया, तांबा को लोहित अयस्क कहा गया। नोट में जो है, भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो पनी कहा जाता था। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु विनिमय प्रणाली, लेन देन में किस प्रकार की प्रणाली प्रचलित थी? तो वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। अब वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता था कि यदि किसी के पास क्या कहते हैं गेहूं है और दूसरे व्यक्ति के पास यदि चावल है, और इस पर गेहूं वाले व्यक्ति को अगर चावल का ज़रूरत है और चावल वाले व्यक्ति को गेहूं का ज़रूरत है, तो दोनों क्या कर सकता था? अदला बदली कर सकता था। इसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ऋण देकर जो है ब्याज लेने वाले को वेकनाट कहा जाता था। आर्य के समय में ऋण देने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? वेकनाट कहा जाता था। वेकनाट यानी सूदखोर कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्य एवं देवता के बीच जो था वह मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में कौन थे? तो अग्नि की पूजा की जाती थी। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि को पूजा की जाती थी। ऋग्वेदिक में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती नदी क्या मानी जाती थी? सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद में गंगा का एक बार चर्चा किया गया है और यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है, और इसमें सिंधु नदी का उल्लेख जो है सर्वाधिक बार हुआ है। ऋग्वेद में जो है सबसे अत्यधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता था? सरस्वती को माना जाता था। और ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 1 बार किया गया है। और यमुना का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 3 बार किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति, उत्तर वैदिक काल यानी कि आर्य समाज के काल को जो है 2 भाग में बांटा गया था। एक तो ऋग्वैदिक काल में और दूसरा उत्तर वैदिक काल में। तो यही उत्तर वैदिक काल में जो था इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। प्रजापति किस प्रकार के देवता हो गए थे? सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। राज्याभिषेक के समय किस प्रकार का यज्ञ किया जाता था? राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। अब जो है उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय यानी कि जाति कास्ट का यहाँ से जो है प्रचलन होने लगा था।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ऋग्वैदिक नदियाँ का प्राचीन नाम, देखिए कुब्र प्राचीन नाम था और कुब्र को अभी कुर्रम नाम की नदी, कुब्भा को काबुल कहा जाता है और वितस्ता को अभी झेलम कहा जाता है। आस्किनी, यह ऋग्वेद में ये प्राचीन नाम जो लिखा गया है यह ऋग्वेद में लिखा गया था। अभी का अभी जो हम लोग कहते हैं यह आधुनिक नाम है। तो देखिए आस्किनी को ऋग्वेद में आस्किनी कहा गया है और इसका अभी का नाम जो है चिनाब है। ऋग्वेद में परुसनी कहा गया है और अभी का जो नाम है वह रावी है। ऋग्वेद में क्या कहते हैं सतुद्री कहा गया है और अभी का जो नाम है वह सतलज है। ऋग्वेद में विपाशा कहा गया है, उसके बाद अभी का जो नाम है क्या कहते हैं व्यास है। उसके बाद वेद में जो है सदा नीरा कहा गया और अभी का नाम गंडक है। दृष्टभदती कहा गया है वेद में और अभी का नाम घग्गर है। गोमती कहा गया है वेद में और अभी का नाम गोमल है। सुवस्तु कहा गया है वेद में और अभी का नाम स्वात है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऋग्वैदिक काल के जो देवता थे उससे यहाँ देवता और यहाँ संबंध किससे किस प्रकार के थे। तो इंद्र देवता जो थे वह युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता कहलाते थे। अग्नि देवता जो थे वो क्या कहलाते थे देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ कहलाने वाले देवता कहलाते थे। वरुण नाम के जो देवता थे वो पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता थे। समुद्र का देवता कहलाते थे। विश्व के नियामक कहलाते थे एवं शासक कहलाते थे। सत्य का प्रतीक कहलाते थे। ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता कहलाते थे। घौ नाम का जो देवता थे वो आकाश का देवता कहलाते थे जो सबसे प्राचीन देवता थे। सोम देवता वनस्पति देवता कहलाते थे। उषा नाम की जो देवता थे वो प्रगति एवं उत्थान की देवता कहलाते थे। आश्विन नाम के जो देवता थे वो विपत्तियों को हरने वाले देवता कहलाते थे। पूषण नाम की देवता पशुओं का देवता कहलाते थे। विष्णु नाम का देवता जो थे वो विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता के काम करते थे। मरुत नाम की जो देवता थे वो आंधी तूफान की देवता थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि उत्तर वैदिक काल में जो है हल को सीरा कहा गया एवं हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में जो था निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है उत्तर वैदिक काल में, ना ही ऋग्वैदिक काल में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शन में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है जिनमें प्राकृतिक पहला तत्व है। सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फुटी नाव से की गई थी। यज्ञ की तुलना किससे की गई थी फुटी नाव से की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि गायत्री मंत्री जो था सावित्री नाम की देवता को संबोधित है जिसका संबंध किससे है ऋग्वेद से है। नेक्स्ट पॉइंट लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि श्राद्ध की प्रथा पहले पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू किया था और उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंट का प्रयोग किया गया था। महाकाव्य 2 है, एक तो महाभारत है दूसरा रामायण है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है एवं विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। नोट में क्या है कि वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मा सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायन ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट 5 पॉइंट्स में क्या है कि महाजन पद का उदय, तो हम लोग महाजन पद के उदय को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।